पनौती बहू। किसी की वजह से अगर कोई काम रुकता ही चला जाता है तो लोग उसे पनौती कहने लगते हैं। अरे आज हम लोगों की जूस की फैक्ट्री का माल ट्रक में लद कर शहर जा रहा है। डिलीवरी होते ही पेमेंट भी आ जाएगी। लाखों रुपए का माल है। लेकिन थोड़ी ही देर में रितु का पति दौड़ता हुआ आता है। पिताजी, पिताजी, वो जूस से भरा ट्रक पलट गया। सारा जूस पास की नाली में बह गया। हे भगवान, तेरी शादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है। मैं तो बोल ही रहा था कि इस लड़की की कुंडली बनवा लो। देखा, आए दिन नुकसान। बेचारी रितु पर्दे के पीछे से ससुर की बात सुन रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, कहती भी तो क्या। अरे रितु, क्यों उदास होती हो? मुझे भरोसा है तुम ही मेरे घर की लक्ष्मी हो। आई 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 आई! अरे मेरे पैर में चोट लग गई है रितु, जरा चल डॉक्टर को दिखाते हैं। रितु सास के साथ डॉक्टर के घर जा ही रही होती है कि उसका पैर फंस जाता है और वो सास पर गिर जाती है। हाय रे, पहले से पैर टूटा था, अब ऊपर से मेरे ऊपर गिर गई। हे भगवान, उठा ले मुझे भगवान। आये, 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 कोई उठाओ तो मुझे। हाँ सासू माँ, लाइए हाथ दीजिए, यहाँ बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अब तो डॉक्टर भी चला गया होगा। अरे इस लड़की के कारण पता नहीं मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाऊंगी कि नहीं। माँ, बहुत घबराहट हो रही है। कल मेरी अपनी खुद की फैक्ट्री शुरू होने वाली है। पता नहीं कैसा रहेगा मेरे लिए बिजनेस। अरे क्यों नहीं बेटा, अच्छा होगा। इतनी लगन और मेहनत जो की है तूने, बस तेरी बीवी का मनहूस साया ना पड़े। अरे जब से आई है कुछ ना कुछ मनहूस होता ही चला जा रहा है। कैसी बात कर रही हो माँ? एक तो वो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे लिए यहाँ आई है, और तुम हो कि। दिन बीतते हैं और एक दिन। निकल इस घर से, मैं कहती हूँ निकल। जब से यह लड़की मेरे घर की बहू बनी है, हर जगह घाटा, हर जगह नुकसान। कभी सास का पैर टूट रहा है तो कभी जूस का ट्रक ही गिर जा रहा है। अरे अब तो हद ही हो गई। मेरे बेटे का इतना भारी एक्सीडेंट कि वो कोमा में चला गया। वो तो शुक्र है कि जान बच गई। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर में रख ही नहीं सकते। अब तो रितु को भी लगने लगता है कि वो मनहूस है। वो चुपचाप घर छोड़कर निकल जाती है। चलते चलते रितु एक जंगल में झोपड़ी में पहुंच जाती है, जहां एक साधु तपस्या कर रहे होते हैं। आ गए बेटी, क्यों परेशान होती है? ये तो जीवन का नियम है। इंसान हमेशा नकारात्मक चीजों को ही सुनता, देखता और समझता है। किसी की अच्छाई उसे नजर ही नहीं आती। आपने मुझे बेटी कहा है तो शरण भी दे दीजिए बाबा। मैं आपका सारा काम कर दिया करूंगी, बस आपके जीवन में मेरे जैसी बेटी की वजह से कुछ बुरा ना हो। साधु आंख बंद करके मुस्कुराता है और रितु उनके घर की बेटी बन जाती है। पिताजी, भोजन तैयार है, आकर खा लीजिए। बेटा, जो भोजन तूने बनाया है उसमें सांप का जहर है, वो खाकर मैं मर सकता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, खाना तो मैंने अपनी आंखों के सामने बनाया है, यहाँ तो कोई सांप आया ही नहीं। ठीक है, फिर ला मैं खा लेता हूँ। साधु खाना खाने जाता ही है कि खाना रितु के हाथ से गिर जाता है और वो खाना बिल्ली खा जाती है। बिल्ली उस खाने को खाती ही मर जाती है। नहीं पिताजी, मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया। मुझे इस बात का पता नहीं पिताजी। मैं ये बात जानता हूँ। खाने में जहर का मिलना और इस खाने का गिरना, ये तो पहले से ही तय था। इसमें तुमने कुछ नहीं किया है बेटी। रितु समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वो रोने लगती है और साधु को अपनी सारी कहानी सुना देती है कि कैसे उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती मान लिया था। साधु मुस्कुराकर कहता है, बेटे, क्या चाहती हो तुम? क्या तुम जीवन भर यहाँ रहना चाहती हो या फिर
अपने ससुराल जाना चाहती हो? पिताजी, मैं ससुराल जाना चाहती हूँ क्योंकि वहाँ मेरी ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि मेरे ससुराल वाले मुझे पनौती यानी कि मनहूस ना समझे। उन लोगों को पता चले कि मैं उन लोगों का भला ही चाहती हूँ। ठीक है बेटा, ऐसा ही होगा। तो कल मेरे साथ चलना। दोनों अगले दिन रितु के ससुराल जाते हैं, जहाँ साधु के साथ रितु को देखकर सास कहती है, अरे वाह रे करम चली, हम लोगों के घर में तूफान लाकर चैन ना मिला तुझे। जब जादू टोटका करने के लिए ये बाबा बाबा बुलाकर किसी को लेकर आई है। नाना माँ जी, ये तो मेरे धर्म के पिताजी हैं। मुझे ससुराल वापस छोड़ने आए हैं। ये तो बस पिता का धर्म निभा रहे हैं। इन्हें कुछ मत कहिए। वाह जी वाह, 4 महीने बाद आज ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ और ये मनहूस फिर से आ गई। इस बार क्या जान लेके जाएगी? अरे मेरी भी सिर्फ टांग में फ्रैक्चर था, अब ये आ गई है तो पक्का टांग काटनी ही पड़ेगी। हे भगवान, पिछली बार तो जूस का पूरा ट्रक ही पलट गया था, इस बार तो पक्का फैक्ट्री में ताला ही लग जाएगा। रितु के नए साधु पिता सबकी बात गौर से सुन रहे थे। फिर वो बोल पड़ते हैं, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो साथ में गोला लाए थे। उस गोला में वो सबको कुछ दिखाते हैं। वो दिन दिखाते हैं जब जूस से भरा ट्रक गिरता है। पास के कुछ जानवर उस गिरे जूस को पीते हैं और वहीं मर जाते हैं। देखो, इस जूस में तुम्हारे फैक्ट्री के मैनेजर ने जहर डाला था। अच्छा हुआ वो ट्रक गिरा, वरना पूरा परिवार जीवन भर के लिए जेल में होता। हे भगवान, तब तो न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती इस जूस को पीकर। शुक्र है भगवान का, अनहोनी से बचा लिया। और वो दिन देखते हैं जब पति का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन रितु के करवा चौथ के व्रत के कारण वो बच जाता है, वरना तो मृत्यु निश्चित थी। सभी रितु की तरफ देखते हैं। बाबा, मैं तो मनहूस नहीं हूँ। शुक्रिया बाबा, मेरे मन में जीवन भर का बोझ रहता कि मैं इन लोगों के दुख का कारण तो नहीं। नहीं नहीं बेटा, मनहूस तो ईश्वर किसी को नहीं बनाता। हर चीज का एक वक्त होता है और जो होना है वो तो होता ही है। मुझे माफ कर दे बहू, तू तो इस घर की लक्ष्मी है, रक्षक भी है। हम लोगों को माफ कर दे बेटा। रितु को ससुराल में छोड़ बाबा वापस चले जाते हैं। पड़ोस में ससुराल। आज मेरे मायके से बड़ी मजेदार खुशबू आ रही है। लगता है भाभी या मम्मी कुछ बढ़िया बना रही हैं। चलो जाकर देखती हूँ और लगे हाथ खाकर भी आ जाऊंगी। मायरा घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि पीछे से उसकी सास आ जाती है। ओ मैडम, कहाँ निकली आपकी सवारी है? माँ जी, दरअसल वो ना आज मायके में भाभी को थोड़ा सा पेट दर्द हो गया है। बस वही तो एक अच्छी ननद होने का फर्ज निभाते हुए उनका हाल चाल पूछने जा रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं है, रोज तेरे मायके में किसी न किसी की तबीयत खराब हो ही जाती है और रोज तू फुदक के चली जाती है। हमारी ही अकल पर पत्थर पड़े थे जो पड़ोस की लड़की को ही बहू बना लिया। अब आपका मायका 100 किलोमीटर दूर है, उसमें मेरा क्या कसूर? आपका खाना बना दिया है, आटा भी गूंद दिया है, गर्मा गर्म फुल्की बनाकर खा लेना ना आप। ये है मयूरा, जिसका मायका और ससुराल दोनों भी आस पड़ोस में 2 मिनट की दूरी पर है, जिसका पूरा पूरा फायदा उठाते हुए मयूरा हर दिन मायके के चक्कर लगाती रहती है। हेलो मम्मी, हाय भाभी, क्या बात है? आज तो बड़े ही शाही और लजीज पकवान बने जा रहे हैं। कोई दावत शावत है क्या आज हमारे घर पर? खुशबू आई नहीं कि चली आ गई महारानी चींटियों की तरह सूंघती हुई। अरे बेटा, तेरे भाई का प्रमोशन हो गया है, इसी खुशी में उसके मनपसंद पकवान बना रहे हैं। बस आ जाती तू भी, दामाद जी और समधी समदन जी को भी न्योता दे दे। पर मम्मी जी, हमें थोड़ी ना पता था कि ये सब आएंगे। मैंने तो वैसे भी खाना कम ही बनाया है। क्या भाभी, अब आपको ये तो पता है कि मेरा ससुराल पड़ोस में ही है, और आपको तो मैंने कह कर रखा है ना कि मेरे 2 एक्स्ट्रा फुलके सेक कर रख दिया करो। मुझे मम्मी के हाथ की बनी सब्जियां कितनी पसंद है। और ये बड़ी महारानी। ऐसे ही मयूरा आधा दिन अपने ससुराल में
और आधा दिन अपने मायके में गुजारती रहती। एक दिन सुबह नाश्ते के दौरान मयूरा के ससुर धनराज और पति श्लोक। अरे मयूरा, ये क्या? ये पराठा तो आधा कच्चा है और मेरा पराठा तो कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा पक गया, जो जल गया है। कोयले से भी काला हो गया ये तो। होगा भी क्यों नहीं, ये करम जली सुबह सारा काम ऐसे ही फटाफट गड़बड़ी में जैसे तैसे निपटाकर अपने मायके भाग जाती है। इससे क्या फर्क पड़ता है? सास को अगर चक्कर आ गए दिन दहाड़े तब कौन आएगा बचाने? ओ कम ऑन माँ जी, चक्कर, और वो भी आपको? दिन भर आप हर आधे घंटे में कुछ न कुछ खाती रहती हो और फिर भी मुझे ताने कस रही हो। वेरी बैड। तो तू कौन सी गुड है? आई बड़ी। वहां मायके के घर में वंदना अपने पति यानी मयूरा के भाई गोपाल से कहती है, गोपाल, तुम ना तुम्हारी प्यारी बहन को समझा कर रखो। अरे तीज त्योहार, रक्षाबंधन, दीपावली, इन सब पे अपने मायके आए तो ठीक लगता है, लेकिन ये मैडम, ये तो रोज ही चली आती है मुंह उठाए। अरे सोचिए मम्मी जी, अगर मैं भी रोज इस तरह अपने मायके जाऊं तो आपको ये सही लगेगा? नहीं ना? फिर वंदना सही कह रही है मम्मी, जरा इस बात पर गौर फरमाइए। हाँ बेटा, मुझे पता है। उस दिन तो गली की औरतें भी सब्जी वाले के यहाँ गप्पे लड़ाते हुए बातें बना रही थी कि मयूरा तो दिन भर सिर्फ अपने मायके में ही रहती है। आज उसे आने दो, मीठे बोल से ही समझाऊंगी, समझ जाएगी वो। फिर जब मयूरा मायके आती है तो मम्मी, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे इस तरह आपसे मिलने यहाँ आने से? ये देख सरोज का मन ममता के मुंह में आ जाता है। ना बेटी ना, तू ऐसा क्यों सोच रही है? और तेरी आंखें नम क्यों हैं? तू क्यों रो रही है बेटा? समधन जी ने कुछ कहा है क्या? उफ़ो, ये मम्मी जी भी ना, उन्होंने एक आंसू गिराया नहीं कि पिघल गई। नहीं मम्मी, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस आज आपकी बहुत याद आ गई। रोज आपसे मिलती ही हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ। और इसी के साथ सरोज अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल पाती और अब मयूरा का मायके में आना जाना इतना बढ़ जाता है कि वो मायके के फैसलों में भी दखल अंदाजी देने लगती है। तभी वहां पर बरखा आती है। अगर इतना ही परेशान हो तो उसे घर के अंदर आने ही क्यों देते हो? वो एक पांव अपने मायके की नाव में रखती है और एक पांव अपने ससुराल की नाव में। अगर एक नाव हटा दे तो ना चाहते हुए भी उसे दोनों पैर एक ही नाव में रखने होंगे ना? हाँ काकी, एकदम बराबर बात कर रही हैं आप। लेकिन समधन जी, आप अपनी बेटी के मुंह पे दरवाजा लगा पाती क्या? देखिए, मुझे वो सब नहीं पता। अब उसका पूरा संसार उसके ससुराल में बस चुका है, उसे वहां ध्यान देना चाहिए, ना कि इधर मायके में। और इसलिए आप ही हो, उसे यहाँ आने पर आप ही को रोक टोक लगानी होगी। बस यही कहने आई थी। नमस्ते। अगले दिन ससुराल में बरखा की तबीयत खराब हो जाती है और मयूरा उसे बिस्तर पर ऐसे ही छोड़कर मायके भागती है। चली गई मायके, अपनी बीमार सास को बिस्तर पर छोड़कर, निकम्मी कहीं की। रात में जब धनराज और श्लोक दफ्तर से घर लौटते हैं तब वो देखते हैं कि मयूरा घर पर नहीं है और बरखा अपने कमरे में बुखार से तप रही है। और तो और घर में कुछ खाना तक नहीं बनाया है। आज तो हद ही कर दी मयूरा बहू ने। अरे काम काज का नहीं, लेकिन कम से कम अपनी सास की तबीयत का तो लिहाज रख लिया होता। कोई फिक्र, कोई चिंता नहीं। आप ही ने तो चुनी थी ना ये बहू। कुछ देर बाद मयूरा अपने ससुराल वापस आती है। मयूरा, घड़ी देखी तुमने? हाँ, घड़ी में 2 सुइयां एक साथ कितनी प्यारी लगती है ना। बिल्कुल आपकी और मेरी जोड़ी की तरह। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूं मयूरा। तुम्हारा ये मायके से ससुराल, ससुराल से मायके घूमने का तमाशा बहुत हो गया। ये सब कब खत्म होगा? तुम्हें अंदाजा भी है, माँ अंदर 103 बुखार से तप रही है और तुम सुबह से अपने मायके में हो। बहू, अच्छा होगा कि तुम मायके जाना कम कर दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन दोनों तरफ की रिश्तों की डोर टूट जाए और तुम बीच में ही लटकी रह जाओ।
जी पापा जी, आप टेंशन मत लो। मैं मायके जाना तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं अपना बहुधर्म अब अच्छे से निभाऊंगी। मैं रोज माँ जी का एकदम हल्की नाजुक पत्ते की तरह ख्याल रखूंगी और आप लोगों को शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। पर मयूरा तो आखिर मयूरा है, इतनी जल्दी कैसे उसे किसी की बात समझ में आ जाती? ये तो उसके डिक्शनरी में था ही नहीं। पहले वो बिना कोई काम किए मायके चली जाती थी और अब कभी कुकर को गैस पर रखकर तो कभी कपड़ों को आधे में धोता छोड़कर मायके चली जाती। उसकी इन हरकतों से ससुराल और मायके वालों को तो पहले से ही परेशानी थी। अब तो आस पास की औरतों के लिए भी मयूरा अच्छी खासी शाम की चाय की गॉसिप बन गई थी। अरे वो सरोज बहन की बिटिया मयूरा कभी इस डाली तो कभी उस डाली फुदकती रहती है। मुझे तो दिन भर अपनी खिड़की से उसका ये सर्कस देखने में बहुत मजा आता है। अरे मैंने तो सुना है उसकी भाभी वंदना अपनी ननद को एक आंख पसंद नहीं करती। दरअसल मेरी बहू काजल और वंदना ना सहेलियां हैं, इसीलिए पता चला। पर मानना पड़ेगा सरोज को, बहुत अच्छे गुण दिए हैं उसने अपनी बेटी को। तभी वहां से गुजर रही सरोज सभी औरतों की बातों को कान लगाकर सुन लेती है और रुककर उन्हें चिल्लाते हुए कहती है, क्यों रे कलम मुइयो, तुम लोगों को क्या अपनी घर गृहस्थी नहीं है जो रोज शाम को हमारी गृहस्थी की चर्चा लेकर बैठ जाती हो? हैं? बेवकूफ औरतें, पहले खुद के घर में ठीक से देख लो, फिर दूसरे के घरों में झांको। क्यों सल्ला बहन, आपका बेटा तो रोज रात को नशे में धुत लुढ़कता हुआ घर वापस आता है ना? हमने कभी कुछ बोला? और जानकी बहन, आपकी बेटी का इस महीने का 5वां बॉयफ्रेंड उसे रोज गली के कोने पर छोड़ने आता है, लेकिन हमने तो कोई बात नहीं बनाई। इतना बोलकर सरोज वहां से चली जाती है, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था और थक हार कर परेशान होकर दोनों परिवार वाले आपस में एक साथ मिलकर मयूरा के बारे में बात करते हैं। श्लोक, हमने बहुत बार कोशिश की कि हम मयूरा को रोके मायके आने से, लेकिन वो इतनी ढीठ है कि हमारी बातों को कान के पीछे ही डाले जा रही है। अब पता नहीं वो ये सब जानबूझकर कर रही है या फिर सच में। समतन जी, समधी जी, अब जो भी हल निकालना है आप ही निकाल सकते हैं। दामाद जी कुछ तो कीजिए। कुछ तो आपको करना चाहिए था सरोज जी। अरे बरखा, जैसे हम बहू को रस्सी से बांध कर नहीं रख सकते, वैसे ही एक माँ होने के नाते सरोज जी भी मयूरा को मायके में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। अरे उसने पूरा बचपन बिताया है वहां पर। लेकिन अब नहीं, अब तो इस सब का एक ही रास्ता है। जो काम मैंने 1 साल पहले नहीं किया था वो मैं अब करूंगा। ऐसा क्या कर लेगा तू बेटा? मुझे कंपनी की तरफ से चिरौलीपुरा में ट्रांसफर लेटर दिया गया था, वो भी दुगनी सैलरी के बेसिस पर। लेकिन 1 साल पहले आई इस ऑफर को मैंने मयूरा की खुशियों के लिए ठुकरा दिया था, क्योंकि अगर हम यहाँ से कहीं और जाकर शिफ्ट हो गए तो वो अपने मायके को मिस करेगी। तभी शादी भी नहीं थी और अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम सब यानी मयूरा के ससुराल वाले अब उसके मायके से दूर चले जाएंगे? जी हाँ, मैं इस ऑफर को अभी भी एक्सेप्ट कर सकता हूँ और फिर हम सब यहाँ से चले जाएंगे। अब हम और कर भी क्या सकते हैं? अगर मयूरा को अपने मायके जाने से रोकना है तो बेहतर यही होगा कि उसके पड़ोस के ससुराल को दूर ले जाए और उसके ससुराल वाले ही अलग जाकर रहे, जिससे वो रोज अपने मायके नहीं जा पाएगी। सभी श्लोक के इस फैसले पर सहमति जताते हैं और फिर मयूरा अपने पति की ट्रांसफर की वजह से शिफ्ट होने की बात को साधारण समझकर अपने मायके से दूर चली जाती है। जो भी कहो, सही मायनों में बहू विदा करके तो मैं अब लाई हूँ।